करंट टाइम में इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और अगर इसकी वैल्यूएशन की बात की जाए तो 1992 में 288 बिलियन डॉलर की थी, जो 2022 में 3.5 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। इनफैक्ट सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च का प्रेडिक्शन है कि इंडिया की इकोनॉमी 2035 तक वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी और इसकी वैल्यूएशन 10 ट्रिलियन डॉलर की होगी। लेकिन वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बाद भी क्या आपको लगता है कि इंडिया रियली में इकोनॉमिकली रिच कंट्री होगा? तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में वो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो पुअर इकोनॉमी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और जिन्हें रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है ताकि इंडिया एक इकोनॉमिकली रिच कंट्री बन सके। अगर पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम ओनली $2000 है, जो एक स्टैंडर्ड लाइफ के लिए सफिशिएंट नहीं है। और अनएम्प्लॉयमेंट तो हम न्यूज़पेपर में रोज़ सुनते ही रहते हैं कि इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है। एक्चुअली इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.3% है। चलिए आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है और स्किल्स की कितनी कमी है। 93,000 कैंडिडेट्स हैं, जिनमें से 3700 कैंडिडेट PhD होल्डर हैं जिन्होंने पियोन की जॉब के लिए अप्लाई किया है, और 5 लाख में MBA इंजीनियर और पोस्ट ग्रेजुएट्स भी हैं जिन्होंने गार्डनर और वॉचमैन की जॉब के लिए अप्लाई किया है। अब आप सोच सकते हो कि लोग MBA और इंजीनियरिंग करने के बाद भी गार्डनर और वॉचमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनमें स्किल्स की कितनी कमी है। अगर उनके पास प्रॉपर स्किल्स होता तो उन्हें जॉब मिल गई होती। एक्चुअली प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही है। बचपन से ही स्कूलों में केवल रोट लर्निंग पर फोकस किया जाता है, स्किल और क्रिएटिविटी को लोग भूल जाते हैं। बच्चे अगर 95% मार्क्स ले आते हैं तो पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन फैक्ट यह है कि बच्चे ने तो केवल रोट लर्निंग किया है, स्किल और क्रिएटिविटी उसको बिल्कुल भी नहीं आती, तो जॉब मिलेगा कैसे? तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करना है तो हमें फोकस करना चाहिए स्किल और क्रिएटिविटी पर, ना कि रोट लर्निंग पर। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो इंडिया में मेजर सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर सेक्टर है। आज के टाइम में भी इंडिया की 58% पॉपुलेशन का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया के GDP में 20.19% कंट्रीब्यूशन करती है। इंडिया फ्रूट का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इन सब के बाद भी इंडिया के मोस्टली फार्मर गरीब हैं और एक स्टैंडर्ड लाइफ अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के कुछ लिमिटेशंस हैं जिन्हें रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। जैसे इंडिया के मोस्टली फार्मर अपने कंजप्शन के लिए केवल क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं, इरिगेशन सिस्टम खराब है और वाटर का सप्लाई ढंग से नहीं किया जाता। बहुत से फार्मर को पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का नॉलेज नहीं है। विलेज और सिटी को कनेक्ट करने वाला रोड खराब है, जिसके कारण इनपुट का टाइमली सप्लाई नहीं हो पाता और आउटपुट टाइमली डिलीवर नहीं हो पाते। बहुत जगह पर तो फार्मर को हरास भी किया जाता है। इंडिया में फार्मर को 10 to 20% ही पैसा मिलता है जो कंज्यूमर उनके प्रोडक्ट के लिए पे करता है, बाकी पैसा मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और जबकि यूरोप में 64 to 81% पैसा फार्मर को मिलता है। हालांकि कुछ इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं ताकि फार्मर को थोड़ी हेल्प हो सके, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अगर हम स्टार्टअप्स और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये दोनों किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। स्टार्टअप्स नए जॉब क्रिएट करती है और करियर अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करती है। स्टार्टअप्स के कारण किसी भी कंट्री में फ्लो ऑफ कैपिटल इंक्रीज होता है और अदर कंट्रीज में कैश फ्लो रिड्यूस होने के कारण कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट बनता है। इंडियन स्टार्टअप्स एक साल में मोर देन 7 लाख जॉब क्रिएट कर चुकी है और इसका कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में 4 to 5% है। स्टैंड अप इंडिया एक इनिशिएटिव है जो अगस्त 2015 में स्टार्टअप्स को एनकरेज करने के लिए लॉन्च किया गया था। ईयर 2021 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $81.72 बिलियन का हुआ है। तो अगर हमें इंडिया को एक इकोनॉमिकली रिच कंट्री बनाना है तो हमें स्टार्टअप्स पर फोकस करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।